नमस्कार मित्रों, मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह। मैं इस वीडियो में एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में संचालित बीए पाठ द्वितीय के पेपर द्वितीय भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाला हूं। किसी भी विषय या कक्षा, कोर्स या परीक्षा हो, उसके लिए एक सिलेबस निर्धारित होता है और इस सिलेबस की जानकारी संबंधित विद्यार्थी को होना आवश्यक है। निर्धारित सिलेबस का ही अध्ययन कर विद्यार्थी अधिकतम अंक अर्जित कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस। Scheme of examination: there shall be 2 papers and the maximum marks for each papers together with minimum marks required for a pass are shown against each paper separately। इसमें 2 पेपर होते हैं जिसके अधिकतम अंक और न्यूनतम पासिंग मार्क्स इस तालिका में दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बी पार्ट सेकेंड इकोनॉमिक्स में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसका सिलेबस के लिए मेरा एक पहले ही वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन दोनों पेपरों में न्यूनतम पास मार्क्स जो है वो 72 अंक है, 72, और दोनों पेपरों में कुल 200 अंक है। 100 अंक पेपर फर्स्ट के, 100 पेपर सेकंड के। इस तरह से 200 अंक का कुल पूर्णांक हो गया। पेपर फर्स्ट 3 घंटे का, और इस पेपर फर्स्ट में न्यूनतम पास मार्क्स 36 है, ये कुल 100 अंकों का है। और पेपर द्वितीय, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं, वह भी 3 घंटों का है और इसमें भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स 36 अंक है। दोनों में मिला के 72 अंक आना आवश्यक है। इन एग्जामिनेशन ईच पेपर विल कंटेंट 3 पार्ट्स ए, बी एंड सी। इस परीक्षा का जो पैटर्न है उसको 3 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए 20 अंक का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न इसमें करने अनिवार्य होते हैं। द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 20 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 20 शब्दों से अधिक नहीं हो। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों के अंक समान है, अर्थात इस पार्ट ए में कुल 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह से ये 20 अंकों का पार्ट ए हुआ। इसी प्रकार से पार्ट बी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न इसमें भी करने अनिवार्य होते हैं। द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। इसके प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं। इस पार्ट बी में कुल 5 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का है। इस तरह से कुल 20 अंकों का पार्ट बी हुआ। इसी प्रकार से पार्ट सी, द कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। इसमें प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए परीक्षार्थी को कुल 3 प्रश्न करने होते हैं। द आंसर शुड नॉट एक्सीड 400 वर्ड्स। इसके उत्तर है 400 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों के अंक समान है, अर्थात इस पार्ट सी में 3 यूनिट होती है और प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं, अर्थात एक यूनिट में 2, दूसरी में भी 2 और तीसरी यूनिट में भी 2 क्वेश्चन। कुल 6 क्वेश्चन होंगे। 6 में से आपको 3 प्रश्न करने हैं, लेकिन प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए टोटल 3 क्वेश्चन हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न है
वो 20 अंकों का है और इसमें टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से 60 अंकों का ये भी पार्ट सी हो गया। 60 अंक पार्ट सी, 20 अंक पार्ट बी और 20 अंक पार्ट ए। इस तरह से 20, 20, 40 और 60, 100, ये टोटल भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस है ये 100 अंकों का निर्धारित है। इसकी अवधि 3 घंटे की है, जैसे कि मैंने पहले बताया। पेपर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था और ये 100 अंकों का क्वेश्चन पेपर है। इंडियन, अभी इसमें 3 यूनिट होती है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। 3 यूनिट में से पहले यूनिट के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक शोषण, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, औपनिवेशिक शोषण, फॉर्म्स एंड कंसिक्वेंसेस, इसके फॉर्म्स, रूप और परिणाम, केस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योगों के संरक्षण का मामला, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, आर्थिक निकासी का सिद्धांत, इट्स प्रोस एंड कॉन्स, इसके कारण और परिणाम। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर। इसमें है बेसिक फीचर्स, आधारभूत इसके लक्षण, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, जिसमें है भूमि, लैंड, वाटर, जल, फॉरेस्ट रिसोर्सेज और वन संसाधन। ब्रॉड डेमोग्राफिक फीचर्स, मुख्य जननांकिकीय लक्षण, जिसमें पॉपुलेशन साइज है, जनसंख्या का आकार एंड ग्रोथ और वृद्धि, ग्रोथ रेट, वृद्धि दरें, लिंग, सेक्स कंपोजिशन, लिंग संरचना, रूरल अर्बन माइग्रेशन, शहरी प्रवर्जन, ग्रामीण शहरी प्रवर्जन, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, व्यावसायिक वितरण, रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की धार्मिक संरचना, ये सेंसस 2001 के आधार पर है। पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत विकास, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये यूनिट फर्स्ट में है। आगे इसी यूनिट में नेक्स्ट एग्रीकल्चर है, कृषि। इसमें नेचर एंड इम्पोर्टेंस, क्षेत्र और महत्व, ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कृषि में उत्पादन और उत्पादकता की प्रवृत्तियां, ट्रेंड्स, फैक्टर डिटरमिनिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी एंड ग्रीन रिवोल्यूशन, नई कृषि व्यूहरचना और हरित क्रांति, रूरल क्रेडिट, ग्रामीण साख, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड WTO, इंडियाज फूड पॉलिसी, ग्रामीण साख, कृषि विपणन, कृषि और विश्व व्यापार समझौता और भारत की खाद्य नीति, इंडियाज फूड पॉलिसी, भारत की खाद्य नीति। ये था यूनिट फर्स्ट। इसी प्रकार से यूनिट सेकंड, इसमें है इंडस्ट्रीज, उद्योग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, योजना अवधि में, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, योजना अवधि में औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल रेगुलेशन इन इंडिया, औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति एंड इंडस्ट्रियल रेगुलेशन इन इंडिया, औद्योगिक नियमन, भारत में औद्योगिक नियमन, ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योगों का विकास और समस्याएं, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत के औद्योगिकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका, रिसेंट पॉलिसी टुवर्ड पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति वर्तमान पॉलिसी, लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स, श्रम क्षेत्र में सुधार, अचीवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार की उपलब्धियां। इसी प्रकार से प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन, ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य, स्ट्रेटेजी, व्यूहरचना, ब्रॉड अचीवमेंट्स एंड फेलर्स, प्रमुख उपलब्धियां और असफलताएं, करंट 5 ईयर प्लान, चालू पंचवर्षीय योजनाएं, इसके उद्देश्य, एलोकेशन एंड टारगेट्स, इसके आवंटन और लक्ष्य, फाइनेंसिंग ऑफ प्लान्स, योजनाओं का वित्त पोषण, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नए आर्थिक सुधार जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, रैशनलाइज बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधारों की व्यवहारिकता, प्रोग्रेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रगति, प्रोग्रेस, प्रॉब्लम्स ऑफ सब्सिडी इन इंडिया, भारत में सब्सिडी की समस्या। इसके आगे एक्सटर्नल सेक्टर, बाह्य क्षेत्र, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार की भूमिका, ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट, आयातों निर्यातों की प्रवृत्तियाँ, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, क्राइसिस एंड द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नया आर्थिक सुधार, निर्यात संवर्धन के उपाय, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स एंड द न्यू ट्रेड पॉलिसी, निर्यात संवर्धन के उपाय और नई व्यापार नीति, फॉरेन कैपिटल एफडीआई, विदेशी पूंजी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जिसे एमएनसीज कहते हैं, बहुराष्ट्रीय निगम एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी और उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, द रिलेवेंस ऑफ स्वदेशी की महत्ता। ये था यूनिट द्वितीय और अब यूनिट तृतीय और अंतिम। इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ कंसर्न, प्रमुख विचारणीय क्षेत्र जिसमें पुअर्टी एंड इनइक्वालिटी, गरीबी और असमानता, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, राइजिंग प्राइसेस, कीमत वृद्धि, ट्रेड यूनियंस इन इंडिया एंड लेबर वेलफेयर, भारत में मजदूर संघ और श्रम कल्याण। इसके बाद इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था,
जिसमें पोजीशन ऑफ राजस्थान इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति, पॉपुलेशन जनसंख्या, एरिया क्षेत्रफल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जनसंख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग और आधारभूत संरचना, इनके बारे में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। ये था भारतीय अर्थव्यवस्था का एमडीएस यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित सिलेबस। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वो इसी सिलेबस के आधार पर अध्ययन करें और अधिकतम अंक हासिल करें। थैंक्स।